वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वैसे तो प्री सोक्रेटिक थिंकर्स सुकरात से पहले के विचारकों से शुरू होती है, जिसमें एनेक्सिमेंडर, पाइथागोरस और इस तरह के अन्य विद्वान पाए जाते हैं। और वो प्रकृति के अस्तित्व को समझने का सबसे पहले प्रयास करते हैं, फिर उसके आधार से मानव के स्वभाव को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके भीतर भी ह्यूमन सोसाइटी को, ह्यूमन व्यवस्था को पढ़ने और समझने की क्षमता विकसित होती है। परंतु सुकरात एक ऐसा व्यक्ति है जो कि समस्त प्रकृति के नियमों को समझने के बजाय एथिक्स और पॉलिटिक्स पर फोकस करता है, और जो पॉलिटिकल चिंतन है वेस्ट का, उसको एक डिसाइसिव दिशा देता है। और उसके पश्चात उसका शिष्य प्लेटो, और फिर प्लेटो के शिष्य अरस्तु इसी विषय पर और अधिक फोकस करते हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक चिंतन को वेस्ट की जो ब्रॉडर फिलोसफिकल जो दृष्टिकोण है उससे अलग करके राजनीतिक चिंतन को राजनीतिक रूप से देखने का कोशिश करते हैं। हालांकि उनके ऊपर जो उनसे पहले के थिंकर्स की जो एपिस्टोमोलॉजी थी, जो कॉस्मोलॉजिकल कंसेप्शन थी, उसका असर पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स इसका एक बड़ा उदाहरण है। परंतु फिर भी वो पॉलिटिकल थिंकिंग को एक अलग स्पेस देते हैं, और यहाँ से वेस्टर्न पॉलिटिकल चिंतन की शुरुआत बड़ी ज़ोर शोर से होती है। और सुकरात तो केवल अपनी चर्चा के मेथड, सुक्रेटिव मेथड को फोकस करते हैं, पर उनके शिष्य प्लेटो फिर अपनी रचनाओं में, चाहे वो रिपब्लिक हो, लॉज हो, स्टेट्समैन हो और अन्य रचनाएं हों, उसके माध्यम से राजनीतिक विचार को पेश करते हैं। फिर उनके पश्चात अरस्तु अपने एम्पिरिकल और दूसरे मेथड्स के माध्यम से अपनी राजनीतिक विचार को पेश करते हैं, और आज के समय में उन्हें पॉलिटिकल चिंतन का पिता कहा जाता है। तो ये शुरुआत वेस्ट की होती है। और मज़े की बात है, वेस्ट में चाहे आज अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कोई भी देश हो, वो सब अपना जो प्राचीन जो लीनेज है, प्राचीन जो पूर्वज है, उसको प्राचीन एथेंस और प्राचीन यूनान से जोड़कर देखते हैं। हालांकि हो सकता है कि उनके और अमेरिका और यूनान के बीच में कोई प्रत्यक्ष संबंध ना हो, पर अपनी बौद्धिक उत्तरजीविता वो यूनानी सभ्यता से, ग्रीक सभ्यता से ही जोड़ करके देखते हैं। और इसके पश्चात वेस्टर्न थॉट में एक बड़ा दौर आता है जब क्रिश्चियनिटी का उद्भव होता है, और ग्रेजुअली जो है थॉट थोड़ा सा, वेस्टर्न थॉट, पॉलिटिकल थॉट कम वाइटल हो जाता है, और बेसिकली पॉलिटिकल पावर को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक सिटी ऑफ गॉड और एक सिटी ऑफ वर्ल्ड में। और कहीं ना कहीं जितना मर्जी ऑगस्टाइन इसमें कॉम्बिनेशन दिखाने की कोशिश करे, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है, और ये वही है जो कि प्रैक्टिकली पोप और किंग के बीच संघर्ष के रूप में यूरोप में मुखरित होता है। हालांकि फिर भी मध्यकाल में भी अरस्तु के वर्क से, प्लेटो के वर्क से इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्रिश्चियन थॉट्स अपनी शक्ति को रिवाइव करता है। उसके पश्चात आधुनिकता के आने पर मैकियावेली एक ऐसा विचारक उभर कर आता है जो कि पहली बार राजनीति को दोबारा से रिलीजन से अलग करके और नैतिकता से अलग करके ह्यूमन नेचर पे बेस्ड करने की कोशिश करता है, जो कि अपने आप में मॉडर्निटी के प्रति एक प्रयास होता है। इसीलिए मैकियावेली को वेस्टर्न थिंकिंग में पहला मॉडर्न विचारक भी कहते हैं। और मैकियावेली के बाद फिर ग्रेजुअली हम देखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के विचार का उदय होता है, और इसमें थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट आता है कि प्रभु ने हमें अधिकार दिए और सबको दिए, ये किसी एक राजा को नहीं दिए हैं। और फिर हॉब्स का, चाहे लेविथान हो, जो कि व्यक्ति को अपने हित के लिए एक
निरंकुश शासक बनने की प्रेरणा, शासक को बनाने की प्रेरणा देता है। फिर चाहे जॉन लॉक का अति लिबरल संविधान जो कि लिमिटेड गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बाय कंसेंट की बात करता है, और इसके बाद रूसो का जो रेडिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि एक नई जनरल विल की स्थापना की बात करता है, जो कि समाज में हर एक चीज़ का उद्गम है। और उसके पश्चात हम देखते हैं किस तरह से यूटिलिटेरियन की फिलॉसफी का उद्भव होता है बेंथम के विचारों में, फिर स्मिथ के विचारों में वो कल्मिनेट करती है। फिर पॉलिटिकल रूप से देखें तो फिर कार्ल मार्क्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के खिलाफ कार्ल मार्क्सवाद की उत्पत्ति होती है, जो कि लिबरलिज्म के एडम स्मिथ और इस तरह के विचारकों को, लॉक और हॉब्स जैसे विचारकों को चैलेंज पेश करता है, और रूसो को अपना अग्रज बना करके राज्य के माध्यम से न्याय की व्यवस्था करने का प्रयास करता है। उसके पश्चात 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि और समाजवाद भी सिमिल्टेनियसली एक बड़े आंदोलन के रूप में उभरता है, और 20वीं शताब्दी में हमें फिर फांसीवाद और साम्यवाद का स्वरूप वेस्टर्न थॉट में देखना पड़ता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रेजुअली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पोस्ट मॉडर्निज्म की उत्पत्ति होती है, और जो ग्रैंड नैरेटिव्स मार्क्सवाद, उदारवाद बनाए थे वो टूटते हैं, और उसके जगह स्मॉल स्मॉल नैरेटिव्स खड़े होते हैं, चाहे वो पर्यावरण का हो, नारी का हो, नस्ल का हो, उसकी उत्पत्ति होती है। और कहीं ना कहीं ज्ञान की क्वेस्ट को सब्जेक्टिव मान करके यूनिफाइड थ्योरी को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट छोड़ता है, और नॉलेज इज पावर के कॉन्सेप्ट को लेता है। मतलब 1950 के बाद वेस्टर्न थॉट में चाहे एग्जिस्टेंशलिज्म हो, चाहे अस्तित्ववाद की बात हो, चाहे पोस्ट मॉडर्निज्म की बात हो, ये बातें हैवी होनी शुरू हो जाती है। इसके अतिरिक्त 50s में ही शुरू में बिहेवियरलिज्म का विचार वेस्टर्न थॉट में आता है, जहाँ पर कि एम्पिरिकली वेस्टर्न थॉट, पॉलिटिकल थॉट राजनीतिक गतिविधियों को समझने का प्रयास करता है। तो वेस्टर्न थॉट कंटिन्यूसली एक लंबी एवोल्यूशन की प्रक्रिया से गया है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। और कहीं ना कहीं आज जो हम आधुनिक लोकतंत्र को देखते हैं या आधुनिक शासन व्यवस्था को देखते हैं, इसके डेफिनेशन में, इसकी मेकिंग में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का काफ़ी बड़ा योगदान है। चाहे वो व्यक्ति के अधिकारों की बात हो, राज्य के स्वरूप की बात हो, लोकतंत्रीय मैकेनिज्म की बात हो, आधुनिक ब्यूरोक्रेसीज की बात हो, तो इन सब में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद।